वो एक साइकोलॉजी है, वो बहुत काम करती है कि आपने उसकी डिब्बी में डाल दिया तो हो सकता है आप लोन उठा लें, किसी से पैसा मांग लें, लेकिन आप अपने बच्चे का पोर्टफोलियो कभी ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे वो बोलता एक हूँ इमोशनल एक अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट बोल दीजिए, साइकोलॉजिकल एक बैरियर बोल दीजिए, एक बैरियर बीच में मैं है। एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी जैसे अपन रिसेंटली देखे तो मार्केट काफी टूटा, तो ये 10% का ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया, आप बोल रहे हैं 10% और भी आपको हाँ दिख जी। रहा है, तो ये मेन रीजन क्या दिखा आपको कि ये 10% क्यों करेक्शन आया और अगला आगे 10% क्यों दिख रहा है? देखिए मल्टीपल रीजन है, कभी भी जितना इतना बाजार गिरता तो उसका एक रीजन नहीं होता। तो जो मेन रीजन मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये एफआईआई सेलिंग से स्टार्ट हुआ। ओके ऑल टाइम हाई एफआईआई ने सेलिंग की। उसका रीजन क्या है कि यहाँ से मोस्टली पैसा जो है वो चाइना की तरफ डाइवर्ट हुआ है, तो उसकी वजह से डेली हम देख रहे थे कि रिकॉर्ड सेलिंग एफआईआई कर रही है। अब क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा, अब एफआईआई सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं रही मार्केट में। आप देखेंगे तो जो एफआईआई सेलिंग थी लगभग उसके आसपास ही डीआई बाइंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल तो उसके बाद भी बाजार टूट रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इंडियन की जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा पैनिक की सिचुएशन आ गई है। तो पिछले 4-5 सेशन से ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा आ रहा है, तो ये लगातार बाजार टूटता जा रहा है। दूसरी बात, इसके फंडामेंटल रीजन देखूं तो रिजल्ट अभी इंटैक्ट नहीं है। ओके जितने भी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां में भी आप देखें 46-47 कंपनियों ने शायद अभी एक क्वार्टर में अपने जो रिजल्ट दिए हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करते। हमारी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उसको वो मैच नहीं करे, तो उसकी वजह से जो इतना हाई लेवल पे चले गए थे शेयर, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। इस करेक्शन की सबसे खूबसूरत मुझे बात जो लगती है वो ये है कि आप देखेंगे तो जो शेयर ज़्यादा नहीं चले थे वो नहीं टूटे, जो बहुत ज़्यादा चल गए थे वही ज़्यादा शेयर टूटे हैं, जिनका अनरीजनेबल आपने प्राइस सेट कर दिया था। जो कई शेयर में देखा 25 रुपए वाले 100, 125, 150 रुपए हो गए। बिल्कुल जब आप इतने सालों से वो 25 रुपए चल रहे थे, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप 150 रुपए हो गए? आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी उस पर्टिकुलर कंपनी से, और वैसे रिजल्ट नहीं आए। रिजल्ट आपने भी शायद ऐसे कुछ एग्जांपल बिल्कुल। देखे होंगे। अब रेलवे और पीएसयूज में तो खास तौर पे हुआ है, कुछ एक प्राइवेट में भी हुआ। जी, बहुत सारे सेक्टर्स में हमने देखा हाँ कि इतने ज्यादा ग्रीन एनर्जी में भी आपने हाँ देखा, अदानी बिल्कुल ग्रीन का आप एग्जांपल देख सकते हैं, कहाँ तक ले गए उस शेयर को, कोई मैच ही नहीं है। मतलब जिसका बिल्कुल जितना आप अर्निंग बढ़ा भी लो तो कितनी बढ़ा लोगे? बिल्कुल, मतलब 3000 पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इनसेन मुझे लगता है कि आप कुछ भी प्राइस किसी भी स्टॉक को दिए ही जा रहे हो, उस पर खरीदे ही जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को खराब करता है। जो नए इन्वेस्टर कई बार आते हैं वो सिर्फ तेजी देख के स्टॉक ले लेते हैं कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है स्टॉक, वो बहुत खतरनाक है बाजार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो अनरीजनेबल हाई प्राइस हो गए थे वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहे हैं। अब बैंकिंग में देखोगे तो इतना करेक्शन नहीं है। बिल्कुल बैंकिंग में आप भी रिसर्च करते बिल्कुल, हैं, अभी अगर अपन देखें तो बैंकिंग तो मेरे को पी रेशो के हिसाब से भी बहुत अच्छा लग रहा है। 14 के आसपास पी इसका बिल्कुल चल रहा है, जो कि मार्केट से बहुत कम है। निफ्टी बिल्कुल 50 का जो पी है वो करीब 22 के है। बिल्कुल वो निफ्टी 50 की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है उसका 14 के आसपास भी चल रहा है, जो कि बहुत मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब इतने हैवी वेट इसके अंदर बैंक हैं। बैंकों में भी आपने देखा, आरबीआई ने भी 3 बैंकों में लिस्ट दिए जो कि टू बिग टू फेल है, बिल्कुल तो लगभग वो गारंटी कर रहे हैं कि बैंक फेल नहीं होगी। ऐसे स्टॉक जिस बैंक निफ्टी के अंदर है वो अगर 14 के पी में मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि टू बिग टू फेल, कुछ एक बैंक्स आरबीआई ने बताया, लेकिन पास्ट में अगर अपन थोड़ा सा पीछे जाए तो यूएस में कुछ एक बैंक्स फेल हुए थे। जी तो आपको लगता है कि यूएस में बैंक्स फेल हो सकते हो, यहाँ पे बैंक्स फेल नहीं? देखिए, मैं इसमें ना फिर से अगेन मोदी जी का, आप मुझे बोलेंगे आप मैं प्रो मोदी, लेकिन मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा। मोदी जी आते ही जो सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया वो बैंकिंग पे करना। सर यहाँ पे आप शक्तिकांता दास जी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन अल्टीमेटली जो पॉलिसी जाती है वो ऊपर से ही आती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो काम किया बैंकों के ऊपर, मेरे ख्याल से 10 साल पहले बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एनपी आप देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर थे, लोन पता ही नहीं था किसको जा रहे हैं किसको नहीं जा रहे, पॉलिसीज फॉलो नहीं हो रही थी, बनी थी लेकिन फॉलो नहीं हो रही थी। तो बैंकों को जब थोड़ा टाइट किया, इनको थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट करवाया, तो कहीं ना कहीं बैंक बहुत हेल्दी पोजीशन में आ गए। आप अभी रिसेंटली देखेंगे तो जो फॉरेन के अंदर बैंक फेल हुए, यूएस वगैरह में बड़ी कंट्री में बैंक फेल हुए, तो पूरे वर्ल्ड ने कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेस्ट किया कि हमारे बैंक इतने कैपेबल है क्या वो इस तरह के जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्री में ना आए। तो उस टाइम पे शशिकांत दास ने भी बोला कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो सारी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी है और हमारे बैंक इतने साउंड है कि वो इस तरह के कोई भी झटका झेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की एक बार तारीफ करनी पड़ेगी कि बैंकों में इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है, इतनी बढ़िया पॉलिसी टाइट जरूर किया। एक बार बैंक काफी खराब सेक्टर परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका इम्पैक्ट आया वो इकोनॉमी को बहुत अच्छा देके जाएगा। रीजन क्या है कि बैंक किसी भी अच्छी बड़ी इकोनॉमी का जो सबसे एक इंटीग्रल पार्ट होता है बैंक होता है। अगर बैंक आपके साउंड है, वो इस तरह की
पोजीशन में है कि वो फाइनेंस कर सकते हैं और उनमें कोई रिस्क बहुत कम है, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो हमारे जो आने वाले 10 साल होंगे उसमें बैंक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और इंडियन बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने साउंड है कि वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ETF में SIP स्टार्ट कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा चाहे तो थोड़ा सा करेक्शन की हल्का सा वेट कर सकते हैं। हाँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है इस लेवल पर भी थोड़ा बहुत 10-20% पैसा डाल के अपने स्टार्ट कर सकते हैं। SIP तो कर ही सकते हैं, मतलब थोड़ा एसआईपी थोड़ा। बिल्कुल कर सकते हैं। एसआईपी तो देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ किसी भी मार्केट में कर सकते हैं। एसआईपी के लिए कभी टाइम नहीं है। अगर आप बिल्कुल। लमसम कोई अमाउंट डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम देखने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज एसआईपी के लिए आपको कोई टाइम देखने की जरूरत नहीं है। जब जिस दिन आपका मन करे ऑल टाइम हाई पे भी आप करेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा, नहीं। क्योंकि आप अगर अगले 3 सालों का एवरेज लगाए तो आपका 2-3% पैसा ही उसमें लगा रहे हैं आप जब, बिल्कुल। तो 2-3% पैसे में आप कितना कितना लूज कर जाएंगे। तो उसके लिए कोई टाइम देखने की जरूरत नहीं, कभी भी आप स्टार्ट करें। एक मैं अपने व्यूअर्स और कुछ नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कई बार उनका एक क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, हाँ। तो क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और क्या उसके फायदे हैं? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर पर्सन को अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अर्ली एज पे स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने भी देखा कि आपने शायद कभी सुना होगी, वॉरेन बफेट ने बताया कि 11 साल की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। मैं ऐसे मानता हूँ शायद उनके पेरेंट्स ने उनको कहीं ना कहीं समझाया होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट के पेरेंट भी वैसे थे। उनके फादर साहब जो है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ही थे, तो उन्होंने 11 साल की एज में उनका एक पोर्टफोलियो बना दिया था। वॉरेन बफेट का ऐसा करना कि वो भी बहुत लेट था, शायद उनको और जल्दी करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। उसका रीजन क्या है कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो टाइम के हिसाब से मल्टीपल हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक एक साल में कितना फर्क पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 1 साल का अगर मैं 1 लाख रुपए का अगर मैं 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करूं तो लगभग ये 4 लाख रुपए के आसपास होते हैं, अगर 15% का मार्केट रिटर्न दे रहा है तो यही। लेकिन आप उसको अगर 25 साल का देते हैं, 10 से 25 करते हैं, तो टाइम तो आपको सिर्फ 2.5 गुना हुआ है। 10 का आपने 15 कर दिया, लेकिन आप उसका जो इफेक्ट देखेंगे तो 4 लाख रुपए की जगह वो 33 लाख रुपए हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ये 8-9 टाइम आपकी वेल्थ बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो बहुत बड़ा इफेक्ट है, और जितना आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेल्थ क्या है बढ़ती जाएगी। तो मैंने इसमें जो स्ट्रेटजी लगा रखी है, मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद है कि मैं जैसे मेरे जो बच्चे हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, सिबलिंग्स के जो बच्चे हैं, उनको एक एडवाइस भी करता हूँ, और अपनी तरफ से भी उनके जो बर्थडे आता है उसके ऊपर मैं एक गिफ्ट की फॉर्म में उनको कोई ना कोई शेयर देता हूँ। रादर देन कि मैं उसको कोई पैसे दूँ, कोई गिफ्ट ला के दूँ, एक्सपेंसिव गिफ्ट दूँ, उसकी बजाय मैं उनके स्टॉक में कोई पोर्टफोलियो के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक डाल देता हूँ। उससे क्या होता है, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो हो सकता है कि वो शेयर 20, 25, 30 गुना हो जाए। ऐसा हुआ भी है। अभी तक मैंने, मान लीजिए मेरी जो गुड़िया है उसके अकाउंट में एक शेयर डाला था, वो अभी 7-8 टाइम अभी तक हो गया है। Okay. अभी तो उसकी एज 9 है। अब जब तक वो 25 या 26 ईयर की होगी, 30 ईयर की होगी, तब तक वो शेयर हो सकता है 10 या 20 टाइम भी हो जाए। तो ये जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ओवरऑल उसका पोर्टफोलियो में देखूं तो अभी भी 20-22% का रिटर्न दे रहा है। तो ये 20-22% अगर वो 20 सालों तक उसको कैरी कर लेगी तो वो जो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रिएट होगा वो बहुत हैंडसम पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपने बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ कि उसको आप उसी के डीपी में डालें, रादर देन कि आप अपनी डीपी में रखें। तो क्योंकि हम मिडिल क्लास के अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्राइसिस चलती रहती हैं। आपको कभी कोई क्राइसिस आई, आपने उठा के पोर्टफोलियो को बेच दिया, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने बच्चे के लिए डाला था, वाइफ के लिए डाला था, किसके लिए डाला था। लेकिन अगर आपने उसकी डीपी के अंदर ट्रांसफर किए हैं तो क्योंकि आपको पता है वो ऑनलाइन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन उसके अंदर वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो जब उसकी डीपी के अंदर, तो डीपी में निकालने से पहले आप 100 बार सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे की डीपी से वो निकाल रहा हूँ। तो वो एक साइकोलॉजी है, वो बहुत काम करती है कि आपने उसकी डीपी में डाल दिया तो हो सकता है आप लोन उठा लें, किसी से पैसा मांग लें, लेकिन आप अपने बच्चे का पोर्टफोलियो कभी ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे वो बोलता एक इमोशनल एक इमोशनल अटैचमेंट बोल दीजिए, साइकोलॉजिकल एक बैरियर बोल दीजिए, बैरियर बीच में आ जाता है। जैसे वाइफ के गहने आप कभी नहीं मांगते, वो एक बहुत बड़ा वो तो पॉसिबल ही तो वो एक बहुत बड़ा क्या है, आदमी को डर लगता है कि यार इस पैसों को हाथ नहीं लगाना। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है आपकी लाइफ के वर्स्ट जो केस है उसमें वो काम करेगा, फिर भी आप उसको नॉर्मल केसेस में नहीं छेड़ते। लेकिन आपको जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर लगता है वो आपको कहीं ना कहीं इक्विटी लगता है। आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है या तो आपके बैंक में पैसे होते हैं, आप वो निकाल लेते हैं। दूसरा, फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर कोई भी स्टॉक पड़ा तो उसको आप बेच देते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में पैसे ना कमाने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जितनी भी एसेट क्लास है उन सबको आप देखेंगे तो उन सबको आप टाइम देते हैं। प्रॉपर्टी ली तो आप कभी भी 2-3 महीने में नहीं देखते कि आज प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी हो गई है। इसी तरह से गोल्ड भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको ऑर्नामेंट की फॉर्म में, खासकर इंडियन जो है ऑर्नामेंट, इंडिया में ज्यादातर ऑर्नामेंट की फॉर्म में करते हैं, उसको भी आप 10-10, 20-20 साल आप कैरी करते हैं, 25-25 साल कैरी करते हैं। अब तो लेकिन बहुत ऑप्शंस आ गए, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल आ गए हैं, बहुत अच्छे ETF वगैरह भी आ गए हैं। इसको गोल्ड
सॉवरेन बॉन्ड भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल। काफी लोगों ने बहुत उसको पसंद भी किया है। इस तरह के बहुत ऑप्शन बाजार के अंदर है। पर इक्विटी मार्केट में आप अभी भी देखेंगे तो जो प्रोडक्ट आपने कहीं भी पैसा लगा रखा है तो वो सबसे सॉफ्ट उसमें उसका कॉर्नर होता है। जब मन किया उसको आपने बेच दिया। तो यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप किसी भी एसेट को नहीं रखते तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। और मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है वही है कि आप बच्चों में डाल दो, बच्चों के अकाउंट से पैसा कभी नहीं निकालोगे। तो उस तरह से हम मैं पर्सनली भी करता हूँ और सब लोगों को बोलता हूँ कि इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, अभी आपने जैसे कंपाउंडिंग का बोला, कुछ एक कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल समझा है जिससे कि लोगों को थोड़ा क्या प्रैक्टिकली समझ में आए कि इतना पैसा इतने बन सकता है। देखिए कंपाउंडिंग के अंदर जैसे हमने अभी बात की कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप 1 लाख रुपए भी अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो अगले 10 सालों में वो अमाउंट 4 लाख हो जाती है। लेकिन उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मान लीजिए वो सेम रिटर्न आपको 15% की रिटर्न है जो कि कोई भी एसआईपी में आपको इजीली मिल जाती है। एसआईपी आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड कोई भी उठा के देख लीजिए, 15% की एक एवरेज मार्केट रिटर्न देता है। वही अगर 25 साल तक पड़ी रहेगी तो वो करीब 33 लाख रुपए हो जाते हैं। इसमें एसआईपी भी अगर आप करते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी आप करते हैं तो 5,000 रुपए की एसआईपी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लक्ष्य है आपका कि आपने 25% रिटर्न उसका निकाल लिया तो वो 10 सालों के अंदर भी करीब 9.5 लाख रुपए हो जाते हैं 5,000 महीने डालने पे। 5,000 रुपए महीने डालने पे। और वही आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए उसको कैरी कर रहे हैं तो फिर वो इतनी बड़ी अमाउंट निकल के आएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओके रवि सर, एक चीज और है जो बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं नए, और उसके अंदर क्या है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो अभी बहुत सारे अपन ने देखा है डीमैट अकाउंट्स का परसेंटेज बढ़ा है, वो ज्यादातर आईपीओ अकाउंट्स बहुत खुले। तो थोड़ा सा हमारे को समझाए कि और इन्वेस्टर्स जो हमारे अभी व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो वो आईपीओ से कैसे इस मार्केट से जुड़ सकते हैं, क्या आईपीओ क्या चीज होती है, और प्लस थोड़ा सा और बताएं कि उसके चांसेस कैसे बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही आ रही है लोगों को कि मेरा तो नहीं लगा। देखिए आईपीओ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर नया इन्वेस्टर है तो सबसे अच्छा तरीका आईपीओ ही है। आईपीओ के आप थ्रू स्टार्ट कीजिए मार्केट के अंदर। आईपीओ के अंदर आप इस साल का डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी आईपीओ है उसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए। कई तो खराब आईपीओ मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इनकी खराब रेटिंग दी थी वो भी पॉजिटिव रिटर्न दे के गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें बोलूँगा जीसीएल का भी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कीजिए कि आप जीसीएल की रेटिंग देकर ही आईपीओ में पैसा लगाएं। हर किसी आईपीओ के अंदर ब्लाइंडली पैसा ना लगाएं। तो आईपीओ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सरकार ने इसकी लिमिट भी 15,000 के आसपास कर रखी है। 15,000 से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है, देखिए जब किसी कंपनी को नया पैसा चाहिए तो उसको फिर वो पब्लिकली आती है उसको मार्केट में पैसा लेने के लिए, तो उसके पास फिर जो प्लेटफॉर्म होता है वो आईपीओ का प्लेटफॉर्म ही है। इसके थ्रू आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। तो अच्छा सोर्स है, चांसेस कम होते हैं इसमें पैसे लगने के। और जो नहीं लगने वाली आपने बात पूछी कि मेरा आईपीओ लगता नहीं है, तो देखिए उसके लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है कि आपके पैसे लग जाएंगे। 2-3 चीज़ें मैं जो लोगों को बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर के अंदर अकाउंट में पैसे लगाइए। आप एक आईपीओ लगा के ये नहीं सोच सकते कि आपका आईपीओ आ जाएगा। आपको पता हो तो 1 साल का बच्चे का भी आप आईपीओ लगा सकते हैं, 6 महीने का बच्चे का भी आप आईपीओ लगा सकते हैं। हर जिसका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है उसका आप आईपीओ लगा सकते हैं। तो आप छोटे बच्चों का भी लगाइए, पेरेंट्स का भी लगाइए, सिबलिंग्स का भी, सब अकाउंट्स के अंदर आप पैसा लगाइए। दूसरी बात, कई आईपीओ ऐसे होते हैं आपको लग रहा है कि यार ये तो मतलब लग जाएगा तो शायद लॉटरी लग जाएगी, डबल तक भी खुल सकता है। बाजार में ऐसी न्यूज आ जाती है कि डबल तक खुल सकता है। उन आईपीओ अंदर क्या कर सकता है, मल्टीपल लॉट में लगाइए। आपको कई लोग ऐसे उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि शायद मल्टीपल लॉट लगाने से फायदा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली फायदा होता है। अभी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ कि मेरे किसी फैमिली मेंबर ने आईपीओ के अंदर, जो कि बहुत कम लोगों का लॉट हुआ था, उसके अंदर आईपीओ लगाया और उसने सभी एप्लीकेशन जो है वो 5-5 लॉट की लगाई। ओके, तो उसको ऑलमोस्ट सभी में मिल गया। और सारी 5 मिली नहीं सारी मिलेगा एक ही, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। मल्टीपल लॉट आपके होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मेरे को चाहिए ही चाहिए, मुझे पता है 15 के 30,000 रुपए हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं कहीं से फंड बोरो करके कहीं से किसी भी तरीके से। बहुत इजी हो गया, 3 दिन का ही प्रोसेस हो गया। 3 दिन का प्रोसेस है बहुत। इसको सेबी को भी इसमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसको यूपीआई के थ्रू हो जाता है, बैंक में ही पैसा रहता है और वो भी 3 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। अगर आपका आईपीओ आ रहा है तो ठीक है, वरना 3 दिन में आपका पैसा काला जादू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके अंदर। नहीं ऐसा कुछ मार्केट में नहीं होता। 2 ही चीजें हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगाएं। अगर उसके बाद भी पैसा बचता है, मान लीजिए सब में आपने लगा लिया और फिर पैसा बच गया, फिर मल्टीपल लॉट के अंदर लगाएं, तो आप मान के चलिए कि लगभग चांस है कि आपको आईपीओ आ जाएगा। एक आपने जीसीएल रेटिंग की बात करी, तो आप पर्टिकुलरली रेटिंग कैसे देते हैं, मतलब वीडियोस, क्या आप थोड़ा सा हमारे को उसके बारे में मैं देखिए, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर मैं हर आईपीओ लेकर अपना एक व्यू देता हूँ। और देखने से पहले आईपीओ में जब जाते हैं हम लोग या किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं
पिछले सालों का उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ओके, 3-4 चीजें इसमें मेजरली देख रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसके कंपटीशन बाजार के अंदर कितना है, प्रमोटर्स किस लेवल के हैं उसके अंदर, और उन सब फैक्टर्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन। अभी आपने देखा होगा तो हिंडाई का भी आईपीओ आया था, बहुत अच्छा आईपीओ था, कहीं कोई इसमें कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमने उसको अवॉइड की रेटिंग दी। उसका रीजन क्या है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। जो स्टॉक 1200-1300 रुपए का होना चाहिए था वो उन्होंने 1960 रुपए का दिया, तो इसकी वजह से हमने उसको अवॉइड किया। इसी तरह से भी एक एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है। अब ये स्टॉक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी को शायद 50 से 60 रुपए में देना चाहिए था, वही शायद 90 या 100 के आसपास ये स्टॉक दे रहे हैं। तो इसका भी सारा कुछ कंपनी में अच्छा होने के बाद में भी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा करती है कि उस स्टॉक में मैं बोलता हूँ आप फिर मना करता हूँ कि आप मत लगाइए इस तरह के आईपीओ के अंदर। थोड़ा सा हम लोगों को आप सुनिए, मेरे पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कॉन्फिडेंस नहीं, तो और किसी को आप सुनिए, लेकिन देखकर फिर आईपीओ को पैसा लगाइए। तो एंट्री करने का मुझे लग रहा है सबसे सेफ तरीका यही है शेयर। थैंक यू। और व्यूअर्स, मैं यही कहूँगा, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला पॉडकास्ट हम किस पे बिल्कुल, जो भी आपके सुझाव होंगे उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट पोस्ट कार्ड बना सकते हैं। तो आप लोगों के एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे भी सजेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से उसको आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। थैंक यू।